मोनार्की और डेमोक्रेसी में अंतर क्या है? देखो, मोनार्की का मतलब होता है भाई साहब किंग का रूल, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। रूल क्या होता है? वो भी किसके द्वारा? बाय द पीपल, यानी कॉमन लोग जब रूल करते हैं तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो इसने क्या किया? नेपोलियन कोड लेकर के आया 1804। और इसमें देखोगे, अगर इसके जो नेपोलियन कोड थे वो बड़े अच्छे थे। क्यों? क्योंकि भाई इसने भी इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करी। हेलो माय ऑल डियर राजा बाबू और राजा बाबूनी, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं आप होंगे एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम दुरुस्त। और आपका हिस्ट्री गैंगस्टर, आपका उदय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है इस क्लास 10th की वन शॉट सीरीज में। ये वन शॉट सीरीज आप लोगों के सारे एसएसटी के चैप्टर के मिलने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। और एसएसटी में हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से? हिस्ट्री का पहला लेक्चर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये चैप्टर आज मैं आपको वन शॉट में पूरी तरीके से कवर करूंगा। 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको ये पूरा चैप्टर देने वाला हूं। हर एक इंपॉर्टेंट चीज जो खास तौर से आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें दूंगा। साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी मैं आपको देने वाला हूं, एक ही साथ एक ही जगह पे, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इस चैप्टर को आपको वन शॉट पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर आपके दिमाग में एकदम भर जाएगा। क्या पेपर में पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये चीजें पूछी जाती है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। और साथ में आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करते से समझा दूंगा। और ये चैप्टर में गारंटी लेता हूं कि आपके दिमाग में ना बस जाने वाला है। इस पूरे चैप्टर में थीम क्या है, ये क्या सिखाना चाहता है, ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे ढेर सारा क्या दे देना? ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल, एनर्जी, प्रोटीन, काहे के फॉर्म में, हार्ट्स के फॉर्म में। ये जो आपके कमेंट सेक्शन में जो हार्ट्स होंगे, ये ग्लूकोज होंगे, ये विटामिन होंगे, ये मिनरल, एनर्जी, ये सब आपके हार्ट्स ही होंगे। जितना ज्यादा आपके हार्ट्स उतनी ज्यादा एनर्जी मुझे मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं क्या क्या करेंगे। इस चैप्टर को प्रॉपर वन शॉट में अच्छे से कवर करेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में। और एग्जाम बेस्ड बीच बीच भी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अच्छा, एक बात समझना, क्या होगा कि मैं आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी होगा। मतलब जो भी आंसर सही होगा उसका कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर देना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि भैया आपने इस सेशन को बढ़िया से देखा हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चैप्टर हमें सिखाना क्या चाहता है, इस चैप्टर को क्यों पढ़ें? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो देखो, अभी चल रहा है क्या? अभी चल रहा है 2026। और 2026 में अगर मैं ज्यादा नहीं 300 साल माइनस कर दूं या 250 साल माइनस कर दूं, यानी अगर मैं 18th सेंचुरी की बात करूं तो 18th सेंचुरी के आसपास पूरी दुनिया में लगभग पता क्या हुआ करता था? पूरी दुनिया में हुआ करता था मोनार्की सिस्टम। क्या हुआ करता था? मोनार्की। मोनार्की मतलब समझते हो क्या था? मोनार्की का मतलब होता है किंग का रूल। अब आप कहोगे सर आज के समय क्या चल रहा है? आज मोनार्की चल रहा है कि नहीं? आज मोनार्की नहीं, आज के समय डेमोक्रेसी है। तो सर मोनार्की और डेमोक्रेसी में अंतर क्या है? और मोनार्की अच्छा होता है कि डेमोक्रेसी अच्छा होता है? एक बार समझा दो। देखो, मोनार्की का मतलब होता है भाई साहब किंग का रूल। क्या होता है? मोनार्की मतलब क्या होता है? किंग का रूल। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द पीपल। रूल क्या होता है? वो भी किसके द्वारा? बाय द पीपल, यानी कॉमन लोग जब रूल करते हैं तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब अगर मैं यहां पे किंग के रूल के बारे में बात करूं तो किंग के रूल में क्या होती है? सारी की सारी पावर एक ही पर्सन के हाथ में होती है, वो होती है किंग के हाथ में। यहां पे जो कॉमन लोग होते हैं उनको किंग की बात को मानना पड़ता है। सारे डिसीजन कौन लेता है? किंग। यानी कॉमन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है, जो राजा बोलेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब वो अगर टैक्स ज्यादा तुम्हारे ऊपर लगा दे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अगर किंग बोल दे कि भैया तुम्हें दिन भर मजदूरी करनी पड़ेगी तो तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो कंट्री का हेड होता है वो कौन इलेक्ट करता है? एक कॉमन पीपल इलेक्ट करता है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो पूरी पावर होती है वो किसके हाथों में होती है? कॉमन पीपल के हाथ में होती है। यहां पीपल के पास ऑप्शन होते हैं कि वो अपने उस कंट्री के हेड को इलेक्ट करेंगे जो उनके पूरे कंट्री को गवर्न करेगा। अगर उसने 5 साल अच्छा काम नहीं किया तो उनके पास सेकंड ऑप्शन है कि भाई दूसरे को मौका देंगे जो अच्छा काम करेगा। यानी यहां पे पीपल के पास चॉइस है। यानी यहां पे जो डिसीजन होते हैं इनडायरेक्ट वे से कौन लेते हैं? कॉमन पीपल लेते हैं। और पीपल के पास
इतनी पावर होती है कि वो एक कंट्री के हेड को, लीडर्स को चेंज भी कर सकते हैं। यानी सारी फ्रीडम किसके हाथ में होती है? फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है पीपल के हाथ में। यानी किंग का रूल यानी मोनार्की सिस्टम एक टफ रूल होता है जहां पे लोगों को कॉमन चॉइस नहीं मिलती है। वहीं डेमोक्रेसी में क्या होता है? एक कॉमन पीपल के पास प्रॉपर चॉइस होती है, फ्रीडम होती है, इक्वलिटी होती है। तो आज से 300 साल पहले, या आप ऐसे कर सकते हो लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे होता क्या था? मोनार्की यानी किंग का रूल रहता था। अब किंग का रूल है तो इसका मतलब कॉमन पीपल क्या होंगे? कॉमन पीपल भाई साहब उनके राइट्स जो है उनके पास नहीं होंगे, यानी कॉमन पीपल रहेंगे अपसेट, क्या रहेंगे? उदास रहेंगे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे मोनार्की टू डेमोक्रेसी का सफर पूरे वर्ल्ड में फैला। आखिर मोनार्की से सफर डेमोक्रेसी तक कैसे आया और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, यही ये चैप्टर सिखाना चाहता है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। यानी दुनिया में पहली बार शुरुआत होती है नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक कॉमन फीलिंग, एक कॉमन हिस्ट्री, किसकी? एक कंट्री की, उसी को बोलते हैं नेशनलिज्म, है ना। जब कॉमन पीपल लोग जो होते हैं एक कॉमन हिस्ट्री को, एक कॉमन फीलिंग को, एक कॉमन फ्लैग को, एक कॉमन कल्चर को, एक कॉमन लैंग्वेज को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, वहां पे होता है नेशनलिज्म। आज के समय हम अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है? इंडिया में नेशनलिज्म देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? हम अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा कॉमन कल्चर है, हमारा कॉमन हिस्ट्री है, चाहे वो तमिलनाडु का व्यक्ति हो, चाहे महाराष्ट्र का व्यक्ति हो, सब इंडिया की क्या होगी? इंडिया की कॉमन हिस्ट्री देखने को मिलेगी। तो समझ पाए, हम लोग आज बात करेंगे यही कि मोनार्की से डेमोक्रेसी का सफर कैसे रहा और इसकी शुरुआत होती है कहां से? इसकी शुरुआत होती है यूरोप से। एक टाइम पे क्या हुआ करता था? पूरी दुनिया में लगभग लगभग मोनार्की सिस्टम चलता था, किंग का रूल चलता था। लोगों के पास कोई अपने कॉमन राइट्स नहीं थे, कोई कॉमन कॉमन लोगों की अपनी कोई खुद की पहचान नहीं थी। जो किंग कहता था वही करना पड़ता था। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो आप अगर इस यूरोप के मैप को देखोगे तो यूरोप में यह आपको देखने को मिलेगा फ्रांस। और फ्रांस में लेट 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ करता था? यहां पे मोनार्की सिस्टम चलता था और केवल यहां पे फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में क्या चलता था? मोनार्की सिस्टम चलता था, किंग का रूल चलता था। और किंग का रूल चल रहा तो कॉमन लोगों के पास अपने खुद के राइट्स नहीं थे, जो किंग कहता था वही उनको करना पड़ता था। उस समय यहां का जो किंग हुआ करता था उसका नाम था लुईस 16। लोग जो थी वहां के जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं किससे? वहां के किंग लुईस 16 से। और फिर लोग करते हैं क्या? जब देखो एक बात याद रखना, जब कॉमन लोगों को परेशान किया जाता है तो एक हद तक ही उनको परेशान कर सकते हो। गरीबों को आप कहते नहीं, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी है। अगर आप दुर्बल व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को परेशान करोगे तो वो डेफिनेटली आपको जवाब देगा। और यही हुआ फ्रांस में। वहां का किंग लगातार लंबे समय थे वहां पे के लोगों को परेशान करने में लगा हुआ था। और फिर क्या था? कॉमन लोगों ने कर दिया क्या? रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया तो उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई? 1789 में हुई। 1789 में फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया और वहां का जो किंग लुई 16 था उसको उसकी थ्रोन से हटा दिया। बोला अब फ्रांस में मोनार्की सिस्टम नहीं, अब फ्रांस में आएगी डेमोक्रेसी। अब लोगों का रूल होगा, कॉमन पीपल रूल करेंगे, है ना। तो हुआ क्या? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, है ना। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुई, कॉमन लोगों ने किंग के खिलाफ रिवोल्ट किया। फिर क्या देखने को मिलता है? फिर क्या देखने को मिलता है? फ्रांस वॉज रूल्ड बाय द ऑब्सोल्यूट मोनार्की। 1789 से पहले फ्रांस में पूरी तरीके से जो रूल हुआ करता था वो मोनार्क यानी किंग का हुआ करता था। किसका हुआ करता था? किंग। और किंग का नाम था लुईस 16, है ना। और केवल ऐसा नहीं कि फ्रांस में, दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रियों में यही था। कंट्री नहीं कह सकते, उस समय एम्पायर हुआ करते थे। कंट्री की तो बात ही अलग होती है। किंग जहां पे रूल करता है उसका क्या होता है? एम्पायर होता है। तो लोगों ने वहां पे इस किंग के खिलाफ रिवॉल्यूशन किया, है ना। और जब ये रिवॉल्यूशन हुई तो रिवॉल्यूशन ने क्या किया? ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम मोनार्क टू सिटीजन। यानी जो पावर मोनार्क यानी किंग के पास होती थी, अब वो पावर पहुंचती है किसके पास? किसके पास पहुंचती है? कॉमन सिटीजन्स के पास पहुंचती है। और यहां से शुरुआत होती है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब देखो, जैसे हम सबके अंदर नेशनलिज्म है, देशभक्ति है, देश से प्यार है। क्यों है? अगर आज के समय हमारे
पे कोई तिरंगा का अपमान करेगा तो हम उसके लिए लड़ जाएंगे। आज के समय हमारे देश के बारे में कोई गलत बोलेगा, हम लड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक कॉमन फीलिंग, किसकी? कॉमन पीपल की। किसके लिए? अपने कंट्री के लिए। यही है नेशनलिज्म, है ना? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? जो पावर किंग के पास थी, अब वो किसके पास चली गई? सिटीजन्स के पास, फ्रांस के लोगों के पास गई। उसके बाद बहुत सारे चेंज हुए। पहली चीज, मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया। मोनार्क का जो सिस्टम था ना, यानी किंग का रूल का सिस्टम जो था, वो पूरी तरीके से खत्म हुआ और लोग वहां पे आई डेमोक्रेसी। वहां पे क्या आई? डेमोक्रेसी आई। पूरी तरीके से तो नहीं आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन डेमोक्रेसी तो आ गई थी। पूरी तरीके से क्यों नहीं आई थी अभी मैं आपको बताऊंगा। अब डेमोक्रेसी आने से फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हुए 1789 में? सबसे पहला, एक कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हो? यानी जब कोई कंट्री किसी एक लॉ के द्वारा चलता है तो वहां पे पूरी तरीके से प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यानी फ्रांस के लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन रिवॉल्यूशन किया तो वहां पे क्या आया? कॉन्स्टिट्यूशन आया। यानी फ्रांस के लोगों ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बोला अब किंग के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से कंट्री चलेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ आया, यानी सब लोग लॉ के आगे इक्वल होंगे। कोई किंग का बेटा नहीं, कोई एमएलए का बेटा नहीं, कोई एमपी का बेटा नहीं। किसी ने गलती करी है तो उसको सजा मिलेगी। यानी लॉ सबके लिए इक्वल हुए। फ्यूडल प्रिविलेजेस एबॉलिश। फ्यूडल प्रिविलेजेस समझते हो क्या होता है? उसको एबॉलिश मतलब खत्म कर दिया गया। पहले क्या होता था? जो किंग होता था वो सारी जो लैंड होती थी, जो प्रॉपर्टी होती थी, वो ज्यादातर किंग के पास होती थी। अब किंग क्या करेगा? लैंड पे, जमीन पे खुद काम करने जाएगा, है ना? खुद खेती करेगा, खुद फार्मिंग करेगा? नहीं। तो किंग क्या करता था? जो नोबल्स होते थे उनके, उन नोबल्स को क्या दे देता था? अपनी लैंड। ये जैसे मान लो किंग है, अब किंग ने क्या किया? अपने नोबल्स को लैंड दे दिया कि भैया हम तो काम नहीं करेंगे, तुम काम कर लो। अब नोबल्स कहते हैं हम काहे काम करेंगे? हम कराएंगे फ्रांस के कॉमन पीपल से। हम किससे कराएंगे? फ्रांस के कॉमन पीपल जो है ना, उनसे हम क्या कराएंगे? उस पे फार्मिंग कराएंगे। अब आप, ये कॉमन पीपल कह रहा है कि हम भाई फार्मिंग क्यों करें, हमको कुछ मिलेगा क्या? तो कहने हाँ तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा? कहने लगे कि तुमको प्रोटेक्शन मिलेगी। किससे प्रोटेक्शन मिलेगी? कल को मान लो किसी दूसरे एम्पायर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुमको बचाएगा कौन? हमारा किंग बचाएगा। इसलिए तुमको हमारे लैंड पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना पड़ेगा। ये जो फ्यूडल, इसी को बोलते हैं फ्यूडल प्रिविलेजेस। मतलब किंग कोई काम नहीं कर रहा, नोबल कोई काम नहीं कर रहा, काम कौन कर रहा है? कॉमन पीपल। और बदले में उनको क्या मिल रहा? कुछ नहीं। वो भी मिल क्या रहा है? बोले कि तुम्हारी प्रोटेक्शन करना है, इसलिए तुम हमारी लैंड पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगे। ये था फ्यूडल प्रिविलेजेस। इसको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। और साथ में फ्रांस में बनती है नेशनल असेंबली। कॉमन पीपल मिल करके अपनी खुद की एक असेंबली बनाते हैं और बोलते हैं हमारी नेशनल असेंबली डिसाइड करेगी कि आखिर फ्रांस में अब होगा क्या, है ना? तो ये सारे चेंजेस हुए कहां पे? आफ्टर दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके अलावा और सारी चीजें हुई। अब फ्रांस के लोगों ने अपने खुद के नेशनल सिंबल्स बनाए। जैसे फ्रांस के हर एक कंट्री की आइडेंटिटी क्या होती है? उसका फ्लैग होता है, उसका सॉन्ग होता है, उसका नेशनल एंथम होता है, नेशनल फेस्टिवल होता है, नेशनल एनिमल होता है। वैसे फ्रांस के लोगों ने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया तो उन लोगों ने कुछ नेशनल सिंबल्स बनाए, लाइक ट्राई कलर। अब आप देखोगे फ्रांस का ये नेशनल सिंबल जो फ्लैग है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस के लोगों ने खुद का अपना नेशनल एंथम लिखा जिसका नाम था दी मार्सले, वो लिखा। फ्रांस के लोगों ने अपना नेशनल फेस्टिवल क्रिएट किया। इसके साथ साथ पहले क्या, जैसे आज के समय हमारे इंडिया को क्या बोलते हैं? भारत माता बोलते हैं। वैसे ही फ्रांस के लोगों ने अपनी अपनी लैंड को क्या बोलना शुरू कर दिया? ला पैत्रे। ला पैत्रे मतलब होता है फादरलैंड। जैसे हमें अपनी भारत माता से बहुत प्यार है, वैसे उनको अपनी ला पैत्रे यानी फादरलैंड से बहुत ज्यादा प्यार है। जैसे आज के समय हमको क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं। फ्रांस के लोगों को फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी के लोगों को जर्मन बोलते हैं, है ना? ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं। वैसे एक टाइम था जब फ्रांस के लोगों की कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, है ना, आफ्टर दी 1789, फ्रांस के लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमन लोगों को ले सिटियन यानी सिटीजन कहना स्टार्ट किया। ये दोनों क्या है? फ्रेंच वर्ड है ना? और इसका ये इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? सिटीजन। तो यानी अब फ्रांस के लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी होने लगी थी। फ्रांस के लोगों को जानने लगे थे लोग कि हाँ ये एक नेशन बन चुका है। पहले क्या था? एम्पायर। अब क्या बन गया? नेशन। क्यों, कैसे बना? जब वहां के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। इसके अलावा देखो, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मतलब सब कुछ अच्छा चलने का मतलब फ्रांस में प्रॉपर डेमोक्रेसी आ चुकी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आफ्टर 1789 सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। काहे नहीं रहती है? क्योंकि एंट्री होती है नेपोलियन की। ये जो नेपोलियन है, ये नेपोलियन जो है
ये नेपोलियन है कौन? पहली बात ही मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये पैदा कब हुआ था? ये पैदा हुआ था 1769 में, है ना? 15 अगस्त 1769 में क्रोसिका में ये पैदा हुआ था। ये एक नॉर्मल फैमिली से व्यक्ति था, है ना? और इसने मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई करी हुई थी। पढ़ने के बाद धीरे-धीरे इसका दिमाग मिलिट्री वाला हो गया। इसने अपनी छोटी-सी आर्मी क्रिएट करी और उसने देखा कि फ्रांस में थोड़ी उथल-पुथल चल रही है, मतलब डेमोक्रेसी आने के बाद भी उथल-पुथल चल रही है, तो उसने सोचा क्यों ना हम फ्रांस को अपने अच्छे से ऑक्युपाइड करें। इसने फ्रांस के लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं डेमोक्रेसी को मेंटेन करने वाला व्यक्ति हूं, मैं लोगों को फ्रीडम देने वाला व्यक्ति हूं, मैंने एक लिबरेटर हूं। और इस तरीके से धीरे धीरे करते 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 1804 में ये बन जाता है फ्रांस का किंग। क्या बनता है? 1800 में फ्रांस का किंग कौन बनता है? ये नेपोलियन बनता है। और जब ये किंग बनता है तो किंग अपने कुछ रूल बनाएगा। तो इसने क्या किया? नेपोलियन कोड लेकर के आया 1804 में। और इसमें देखोगे, अगर इसके जो नेपोलियन कोड थे बड़े अच्छे थे। क्यों? क्योंकि भाई इसने भी इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करी कि कानून के आगे, है ना, लॉ के आगे सब इक्वल होंगे। हम बाकी राजाओं की तरीके नहीं रहते, हम सबके लिए अच्छा करते हैं। इसने राइट टू प्रॉपर्टी दिया। इसने बोला सब जितने भी पुअर पीपल हैं, पीजेंट लोग हैं, उन सब को उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी। और जो फ्यूडलिज्म था ना, फ्यूडलिज्म मैंने भी आपको पीछे बताया था, उसको भी इसने खत्म कर दिया। कुल मिला के कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा था। हाँ भैया, बहुत अच्छा था, है ना? ये एज अ लिबरेटर जाना जाता था। लिबरेटर का मतलब जिसको, जो सबको फ्रीडम देता हो। लेकिन इसके अंदर एक गंदी आदत थी। गंदी आदत क्या थी? आइए मैं आपको बताता हूं। इसने क्या किया? देखो, ये तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट थे। निगेटिव अगर मैं बात करूं, निगेटिव इसके फीडबैक की बात करूं, निगेटिव इंपैक्ट की इसकी बात करूं, तो इसने क्या किया? इसने अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। क्या? इसने अपनी आर्मी को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। अब आर्मी को एक्सपेंड क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि भैया ये दुनिया भर में कब्जा करना चाहता था। ये चाहता था कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट किंग बनूं, मैं बहुत बड़ा एम्पायर हूं। ये आर्मी को एक्सपेंड करने में लगा हुआ था। और लोग क्या चाहते हैं? शांति। लेकिन ये क्या चाह रहा था? बहुत सारे वॉर। तो लोग इससे खुश नहीं थे। इसने कई सारे टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था। इसने क्या कर दिया था? इंक्रीज टैक्सेस। इसने कई सारे टैक्सेस को क्या कर दिया था? इंक्रीज कर दिया था। अब बताओ, कॉमन की पीपल के ऊपर अगर जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो वो उसको पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। इसके अलावा इसने क्या लगा दिया था? सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब समझते हो? सेंसरशिप का मतलब होता है मुंह पे ताला लगा देना। मतलब अगर आपने किंग के खिलाफ कुछ भी बोला, न्यूज़पेपर में कुछ भी गलत लिखा, मैगजीन में कुछ भी गलत लिखा, या आपने बुक में कुछ भी गलत लिखा, तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा या तो आपको मार दिया जाएगा। तो आप देखो, एक तरफ अच्छे काम कर रहा है, लेकिन ये अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए, अपनी पावर को बहुत अच्छे से करने के लिए ये धीरे धीरे क्या करने लगा? कुल मिलाकर के धीरे धीरे ये एक डिक्टेटर के रूप में आगे बढ़ने लग गया। पहले तो लिबरेटर था, फिर बाद में क्या हो गया? डिक्टेटर होने लगा, एक तानाशाह की तरीके काम करने लगा। अब लोग जो थे वो इससे खुश नहीं हो रहे थे। इवन आपको पता है, इवन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जैसे आप ऐसे समझ लो, अगर आप इस यूरोप के मैप को देखोगे, तो फ्रांस ही एक पहला कंट्री था जहां पे, मतलब जो है ना, डेमोक्रेसी धीरे से आई थी। और अगल बगल में जैसे बहुत सारे कंट्री थे, जैसे ये ब्रिटेन आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो ब्रिटेन में भी किंग का एम्पायर हुआ करता था, प्रूसिया में भी किंग का एम्पायर हुआ करता था, ऑस्ट्रिया में भी किंग का एम्पायर हुआ करता था। लेकिन फ्रांस के लोगों ने क्या करा था? रिवॉल्यूशन किया था, वहां पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी थी। अब फ्रांस के लोग जब कहीं जाते थे तो बताते थे, "ए, तुम्हारे यहाँ किंग का रूल है, हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है।" तो वहां के लोग कहते थे, यार तुम लोगों ने कैसे कर लिया? हम अपने किंग से खुद परेशान रहते थे। कुल मिला के धीरे से जो फ्रांस के आइडिया थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया थे, है ना, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, है ना, ये लिबर्टी का, ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगे थे। और जो वहां के किंग थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। कहने लगे कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन करके अपने किंग को मार दिया, वहीं ऐसा ना हो हमें मार दे। तो अगल बगल के किंग चाहते थे कि कैसे भी करके फ्रांस में दोबारा से मोनार्की यानी किंग का रूल ला दिया जाए। और ये इतना आसान नहीं था। लेकिन जब नेपोलियन किंग बनता है और नेपोलियन से अगल-बगल के किंग भी परेशान हो जाते हैं, तब सारे अगल-बगल के किंग, यानी आपके क्या कहते हैं, ब्रिटेन का हो या प्रूसिया का हो या ऑस्ट्रिया का हो, रूस का हो, सारे किंग मिलकर के प्लान बनाते हैं कि नेपोलियन को हटाएंगे और फ्रांस में फिर से मोनार्की सिस्टम लाएंगे। ऐसा उन लोगों ने क्या कर लिया? प्लान कर लिया। अब प्लान कर लिया तो प्लान कर लिया, अब प्लान कर लिया तो भाई प्लान कर लिया। अब प्लान कर लिया तो फिर हुआ क्या? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। आइए जरा मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या हुआ?
क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होता है बैटल ऑफ वाटरलू। उसके बाद क्या होता है? बैटल ऑफ वाटरलू होता है। अब सर कहोगे ये बैटल ऑफ वाटरलू क्या है? बैटल ऑफ वाटरलू ये है कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन को हराने के लिए, नेपोलियन को डिफीट करने के लिए जो ब्रिटेन का किंग था, कहां का किंग? जो ब्रिटेन का किंग था, जो प्रूसिया का किंग था, प्रूसिया मतलब जर्मन एम्पायर का किंग था, जो रशिया का किंग था, जो रशिया का किंग था, जो ऑस्ट्रिया का किंग था, उन सब किंग ने मिलकर के प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे? इस फ्रांस के किंग नेपोलियन को हराएंगे और फ्रांस के किंग नेपोलियन को हराने के बाद एक बार दोबारा से फ्रांस में क्या करेंगे? मोनार्की सिस्टम लगा देंगे, क्योंकि फ्रांस के लोग बहुत उछल रहे हैं वहां पे जब से फ्रांस जो है एक नेशन बना हुआ है। फिर क्या होता है? बैटल ऑफ वाटरलू होता है। कब होता है? 18 जून 1815 को होता है। 18 जून 1815 को होता है और इस बैटल में बहुत बुरी तरीके से नेपोलियन को क्या कर दिया जाता है? ये सारे कंट्री के किंग मिलकर के हरा देते, इसको डिफीट कर देते, ये बुरी तरीके से हार जाता है। अब हारने के बाद क्या करेंगे? इसकी पूजा करेंगे क्या? क्या भैया तू जीत गया है, तेरी पूजा कर दूं? ऐसा तो नहीं करेंगे। अब क्या होता है? जैसे बैटल ऑफ वाटरलू में ये हारता है, उसके बाद फिर इसको क्या कर दिया जाता है? इसको जेल में डाल दिया जाता है। इसको प्रॉपर जो है वो जेल में डाल दिया जाता है और जेल में डालने के बाद 1821 में इसकी डेथ हो जाती है सेंट हेलेना आइलैंड पे, है ना। अब क्या होता है? देखो, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार चुका है, यानी फ्रांस में अब कोई किंग नहीं है। अब फ्रांस के लोगों को परेशानी होने लगी कि यार अब हम क्या करें? अब ये जितने भी ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ये सारे किंग हैं और किंग लोग क्या कर रहे हैं? किसको हराया? नेपोलियन को हराया, जो कि फ्रांस को रूल कर रहा था। अब सारे इन किंग ने मिलकर के एक मीटिंग करी। क्या करी? एक मीटिंग करी और उस मीटिंग का नाम था कांग्रेस ऑफ वियना। क्या नाम था? कांग्रेस ऑफ वियना। क्या नाम था? कांग्रेस ऑफ वियना, या फिर इसको ट्रिटी ऑफ वियना कहते हैं। वियना क्या है? ये ऑस्ट्रिया जो दिख रहा है, इसकी कैपिटल आज के समय वियना है। अब कांग्रेस ऑफ वियना में कब होती है? 1815 में होती है और इस मीटिंग में बहुत कुछ डिसाइड किया जाता है। इस मीटिंग में बहुत कुछ डिसाइड किया जाता है। क्या डिसाइड किया जाता है? इस कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में होती है, जहां पे प्रूशिया का किंग, रशिया का किंग, ऑस्ट्रिया का किंग, ब्रिटेन का किंग सब होते हैं। और इस मीटिंग को हेड कौन कर रहा होता है? ड्यूक मेटरनिक। क्या नाम होता है इसका? ड्यूक मेटरनिक होता है। ये ड्यूक मेटरनिक जो होता है इस मीटिंग को हेड कर रहा होता है और इस मीटिंग में डिसीजन क्या लिया जाता है? रीस्टोर मोनार्की इन फ्रांस, यानी फ्रांस में दोबारा से एक बार मोनार्की सिस्टम यानी किंग का रूल ला दिया जाए। फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा ये सब करते हैं ना, रिवॉल्यूशन करते हैं, कहीं फ्रांस की लोगों की आवाज दबा दिया जाए। और साथ में वहां पे एस्टेब्लिश किया गया कंजर्वेटिव ऑर्डर। आप कहोगे सर ये कंजर्वेटिव क्या होता है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है जैसे अगर आप कहोगे क्या सर उदय सर आप कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसी थिंकिंग जो लोग ये मानते हैं कि ओल्ड रूल बने रहे। ओल्ड रूल मतलब ट्रेडिशनल रूल बने रहे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन बने रहे, यानी किंग का रूल बना रहे, किंग का रूल बना रहे, है ना। सोशल हिरार्की बनी रहे। सोशल हिरार्की का मतलब समाज में, हमारी सोसाइटी में ऊंच नीच की भावना बनी रहे, यानी किंग के पास हमेशा पावर रहे और कॉमन लोगों के पास कभी पावर नहीं, यानी सोशल हिरार्की बनी रहे, है ना। और सपोर्ट करे मोनार्की को और चर्च को। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? कंजर्वेटिज्म बोलते हैं। यानी जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हारा, तो नेपोलियन के हारने के बाद कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिज्म का मतलब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट फिर से आ गए। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट का मतलब मोनार्की का सिस्टम फिर से आ चुका। सोशल हिरार्की यानी सोसाइटी में वही अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव फिर से होने लगा। चर्च के पास पावर ज्यादा चली गई, किंग के पास ज्यादा पावर चली गई, कॉमन लोगों के राइट्स दब गए, है ना। फिर से उनको बहुत सारे टैक्सेस दिए जाने लगे। ये सब कहां पे डिसाइड किया गया? ये कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में डिसाइड किया, ड्यूक मेटरनिक में, है ना। पावर को रिस्टोर कर दिया गया और फिर से पुराना वही ओल्ड हिरार्की सिस्टम आ गया। और इसमें और डिसीजन क्या लिया गया? डिसीजन ये लिया गया क्या कि फ्रांस में जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, जो लुईस 16 था, वो किस डायनेस्टी का था? बॉर्बन डायनेस्टी का था। अब बोला गया कि फ्रांस में एक बार दोबारा से बॉर्बन डायनेस्टी का रूल ला दिया जाए, यानी बॉर्बन डायनेस्टी का जो रूलर था लुईस 18, 16 तो मर गया था, अब लुईस 18 को किंग बना दिया गया। कुल मिलाकर के फ्रांस में एक बार जो डेमोक्रेसी आई थी वो डेमोक्रेसी दोबारा से खत्म हो गई।
अब आप समझिए किंगडम ऑफ नीदरलैंड बना, नीदरलैंड का किंगडम बना, मतलब नीदरलैंड जो फ्रांस के अगल बगल था ना, तो फ्रांस के आइडिया अगल बगल के देशों में फैल रहे थे, वो वही वाले नेशनलिज्म के। तो वो जो नए किंग बने थे ना, वो कह रहे थे कि अब आइडिया दोबारा ना फैले, इसलिए फ्रांस के अगल बगल में किंगडम बना दिए गए, है ना, कि अगल बगल में किंग ही रहेंगे पूरे, और वहां पे उनके आइडिया पहुंचने देंगे, जैसे जेनेवा को पिडमॉन्ट में जोड़ दिया गया। इस तरीके की सारी चीजें हुई कहां पे, इसी कांग्रेस ऑफ वियना में सारी चीजें हुई। यानी फ्रांस के लोगों ने जो रिवॉल्यूशन किया था, उनके सारे राइट्स एक बार क्या हुए, पूरी तरीके से जा चुके थे। अब फ्रांस के लोगों ने जो रिवॉल्यूशन किया, भले ही पहली बार उनको एटलीस्ट डेमोक्रेसी देखने को तो मिलेगी थी। अब जिस कंट्री में एक बार डेमोक्रेसी आ चुकी हो, तुम्हें क्या लगता है आगे कभी वो रिवॉल्यूशन नहीं करेगा? क्या वो अभी किंग के रूल को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे हम लोगों ने इंडिपेंडेंस की पहली लड़ाई 1857 में करी थी, इस भले ही हम उसमें हार गए थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, और 1947 में हम ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट हुए। वैसे ही फ्रांस के लोग किंग के खिलाफ 1789 में पहली बार लड़े, वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी, लेकिन भले ही 1815 में दोबारा से वहां पे किंग का रूल भले ही क्यों ना आ गया हो, लेकिन अपने लोगों ने रिवॉल्यूशन नहीं छोड़ा। लेकिन हां, जो ये फ्रांस के लोगों ने किया था, वो केवल फ्रांस में नहीं हुआ था। फ्रांस की जो रिवॉल्यूशनरी चीजें थी, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगी। जहां जहां पे किंगडम थे, वहां के लोगों में वो बातें फैलने लगी, क्योंकि लोग किंग को ही अपना भगवान उस समय समझते थे। लेकिन फ्रांस के लोगों ने जो अपने आइडिया थे, कौन से, इक्वलिटी का, लिबर्टी का, फ्रीडम का, है ना, फ्रेटर्निटी का, ये सारे आइडिया पूरे यूरोप में फैला दिए थे। और लोगों को, जो कॉमन पीपल थे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगा था कि नहीं, हम भी किंग को हटा सकते हैं अगर फ्रांस हटा सकता है ना। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 1 का पहले आंसर दीजिएगा, इन विच ईयर डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन, इसका आंसर दीजिएगा। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं, आगे की बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी तक क्या देखा कि जो फ्रांस ने रिवॉल्यूशन किया, उसका इंपैक्ट धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा। अब सर एक बार यूरोप के बारे में बता दो, यूरोप कॉन्टिनेंट में उस समय क्या स्थिति थी। फ्रांस में आपने बताया किंग का रूल था, सारी चीजें थी, इसलिए वहां के फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, लेकिन पूरे यूरोप में क्या स्थिति थी, आइए आपको मैं बताता हूं। यूरोप बिफोर नेशनलिज्म, जब तक यूरोप में नेशनलिज्म नहीं फैला हुआ था। नेशनलिज्म का मतलब आपको पता है, लोगों से पूछोगे आज के समय तो कहेंगे हम इंडिया में रहते हैं, किसी से पूछोगे कहेगा जर्मनी में रहते हैं, किसी से कहोगे श्रीलंका में रहते हैं, वो बोलेंगे अपने कंट्री का नाम। लेकिन अगर आज से 300 साल पहले, 250 साल किसी से पूछते, तो वो कहता क्या कहेगा, जय कहेगा कि हम बॉर्बन डायनेस्टी में रहते हैं, कोई कहेगा हम ऑस्ट्रियन एम्पायर में रहते हैं, कोई कहेगा हम जर्मन एम्पायर में रहते हैं। तो वो कंट्री का नाम नहीं लेता था, वो किंग के एम्पायर का नाम बताता था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आज से 300 साल पहले, 250 साल पहले जो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब किंगडम में डिवाइड थे। यहां पे कॉमन पीपल का रूल या डेमोक्रेसी नहीं होती थी, वहां पे किंगडम हुआ करते थे, किंग का रूल हुआ करते थे। डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर्स हुआ करते थे, वो अलग अलग रीजन को कंट्रोल करते थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, मान लो ये मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब रीवा में कोई अलग किंग, भोपाल में कोई अलग, जबलपुर में अलग, भिंड में अलग, मुरैना में अलग, है ना, उज्जैन में अलग। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग किंग हुआ करते थे। अब अलग अलग किंग क्या करते थे, अपनी अलग करेंसी चलाते थे, अपनी अलग मेजरमेंट चलाते थे, अलग लॉ चलाते थे, है ना, मतलब सब कुछ अलग अलग होता था। तो अब बताओ, जब पूरा मध्य प्रदेश में ही सब कुछ अलग अलग चल रहा है, तो क्या वहां के लोग कभी यूनाइट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सब जगह अलग अलग किंग का रूल है। अब ऐसे में क्या दिक्कत होगी, ऐसे दिक्कत ये होगी, कोई जबलपुर से मान लो उज्जैन जा रहा है, अब उज्जैन में अलग करेंसी चल रही, जबलपुर में अलग करेंसी चल रही है, जबलपुर में अलग लॉ है, उज्जैन में अलग लॉ है। तो इससे अलग अलग लॉ से कॉमन पीपल बहुत ज्यादा इफेक्ट होते, उनको अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे। यही चीज पता क्या हुआ करती थी, आज से 250 से 300 साल पहले पूरे यूरोप में, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब छोटे छोटे किंगडम में डिवाइड थे। जैसे जर्मनी जो था 39 अलग अलग किंगडम में डिवाइड था, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूलर रूल करते थे, है ना। तो इस तरीके की चीज थी, और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज चलती थी, डिफरेंट लॉ हुआ करते थे, नो कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, इवन लॉ भी सेम नहीं होते थे। पता चले कि हम जबलपुर में रह रहे हैं, तो जबलपुर में चालान कट गया हेलमेट का तो 2,000 रुपए है, और वहीं पे उज्जैन में चले गए तो 10,000 है। कोई लॉ ही एकदम सेम नहीं थे।
पता चले कि जबलपुर में किसी ने किसी का सर फोड़ दिया तो 5 साल की सजा है, और पता चले उज्जैन में किसी ने कर दिया वो 50 साल की सजा है। नो कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, नो कॉमन लॉ, नो डिफरेंट, नो कॉमन करेंसीज, ऐसी सारी चीजें थी। तो नेशनलिज्म का काम क्या होता है? नेशनलिज्म जो होता है वो टू यूनाइट पीपल विथ कॉमन आइडेंटिटी। आज के समय हम पूरे इंडिया में क्या होते हैं? एक कॉमन लॉ है, एक कॉमन करेंसी है। इंडिया में आप चाहे तमिलनाडु में चले जाओ, चाहे मध्य प्रदेश में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, रुपया करेंसी चलती है, कॉमन लॉ है, एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। ये क्या है? ये नेशनलिज्म की फीलिंग है। नेशनलिज्म का काम क्या होता है? लोगों की जिंदगी को आसान बनाना। लेकिन ऐसा पहले पूरे यूरोप में नहीं था। पूरे यूरोप की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। अब सारे लोग जो थे वो फ्रांस से एक चीज तो सीख चुके थे। क्या सीख चुके थे? कि अगर हम रिवॉल्यूशन करेंगे तो किंग को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? किंग को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। और जब किंग अपनी जगह छोड़ेगा तो डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी आएगी तो लोगों की पावर बढ़ेगी, लोगों को मतलब एक चॉइस बढ़ेगी, उनको फ्रीडम मिलेगी, उनको इक्वलिटी मिलेगी। तो फिर धीरे धीरे जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था उसका इंपैक्ट धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लग गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा। विच कंट्री वर डिवाइडेड इनटू मेनी कंट्रीज? स्टेट्स, ये बताना है आगे। इसी समय आपको मैं यूरोप की एक और बात बताता हूं। पूरे यूरोप की स्थिति क्या थी? पूरे यूरोप में मेनली 2 से 3 तरीके के लोग होते थे। एक हुआ करते थे एरिस्टोक्रेट और दूसरे हुआ करते थे न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है नोबेलिटी। नोबेलिटी का मतलब वही राजा के चाचा, राजा के फूफा, राजा के नाना, राजा के ताऊ। पूरे यूरोप में 2 ही तरीके के लोग मेनली थे, एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब, और बीच में एक मिडिल क्लास समझ लो, है ना? तो जो एरिस्टोक्रेसी पूरे यूरोप में, एरिस्टोक्रेट पॉपुलेशन में कम थे, लेकिन आप ऐसे समझ लो बहुत रिच थे और उनके पास लैंड बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जमीनें बहुत ज्यादा थी। वो क्या करते थे? पूरी पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करते थे। एक बार जो किंग बन गया, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा। कुल मिलाकर के ज्यादातर पावर इन्हीं एरिस्टोक्रेट, किंग और चर्च के लोगों के पास हुआ करती थी। पीजेंट के पास कुछ नहीं, पुअर मर्चेंट के पास कुछ नहीं, किसी के पास कोई पावर नहीं। लेकिन इसी बीच में एक न्यू मिडिल क्लास आया। न्यू मिडिल क्लास क्या होता है? आपको पता है लेट 18th सेंचुरी के समय फैक्ट्रियां बनना स्टार्ट हो गई थी, और फैक्ट्री का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में कौन काम करते हैं? थोड़े पढ़े लिखे लोग भी काम करते हैं, सब तरीके के लोग काम करते हैं, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, ये सारे काम करते हैं। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज चलती, बड़े-बड़े हॉस्पिटल चलते। तो धीरे-धीरे जो न्यू मिडिल क्लास था वो उभरने लगा। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए। ये लोग थोड़े पढ़े-लिखे लोग थे। तो इन पढ़े-लिखे लोगों ने धीरे-धीरे अच्छे-अच्छे आइडिया लोगों के बीच में डिस्कस करना स्टार्ट किए कि किंग ही सारी पावर नहीं है। किंग को भगवान मत समझो। किंग हमसे इलेक्ट होता है। हमारी वजह से किंग चलता है। हमें किंग को हटाना चाहिए अगर हमें किंग इक्वलिटी नहीं देता है। इसके बाद आपको मैं बताऊं, जितने भी ये न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, इनकी एक कुछ डिमांड थी। क्या? कि किंग को हमें फ्रीडम देनी चाहिए, किंग को सबको इक्वलिटी देनी चाहिए, और नेशन स्टेट बनाना चाहिए। नेशन स्टेट का मतलब समझ लो कि हर एक कंट्री की अपनी खुद की पहचान होनी चाहिए। हर कंट्री में कॉमन करेंसी चलनी चाहिए। 70 करेंसी की जगह एक करेंसी चलनी चाहिए। खुद का फ्लैग होना चाहिए, खुद का सिंबल होना चाहिए, खुद की कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, ऐसी इनकी डिमांड थी, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना। विच क्लास सपोर्ट नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म? अब कहोगे सर ये लिबरलिज्म क्या होता है? हैं? लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? आइए मैं आपको लिबरलिज्म का मतलब बताता हूं, जो आपके एग्जाम में पूछा भी बहुत जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, है ना? लिबरल क्या होते हैं? देखिए, नेशनलिज्म का मतलब तो जान गए। नेशनल, जितने भी नेशनलिस्ट लोग पर्सन होंगे वो हमेशा एक देशभक्ति की बात करेंगे, एक कॉमन कल्चर की बात करेंगे, एक कॉमन हिस्ट्री की बात करेंगे, है ना? कॉमन फ्लैग की बात करेंगे, कॉमन लैंग्वेज की बात करेंगे, कॉमन हिस्ट्री की बात करेंगे। लेकिन इन सब के साथ अगर लिबरल वर्ड जुड़ जाए तो लिबरल का मतलब, लिबरल में लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रीडम। लिबरल का मतलब जो होता है वो क्या होता है? फ्रीडम। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। ये जो आपके न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, ये न्यू मिडिल क्लास के लोग थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, और ये बात करते थे फ्रीडम की, ये बात करते थे लिबरलिज्म की। ये बात करते थे कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम होने का मतलब, अगर किंग कोई गलत काम कर रहा है तो अगर हम उसको मैगजीन में छाप रहे हैं ना, तो उसको किंग को ओबलाइज करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन वो फ्रीडम थी ही नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ,
लॉ के आगे सब इक्वल होना चाहिए था। वो ये चाहते थे हर एक कंट्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो। वैसे उस समय कंट्री था ही नहीं, एम्पायर था। तो वो चाहते थे कि किंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले और एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? ऐसी गवर्नमेंट जो कॉमन पीपल के द्वारा इलेक्ट करी गई हो, कॉमन पीपल के द्वारा इलेक्ट करी गई हो। कॉमन पीपल लोग वोट करेंगे, वोट करने के बाद जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही कंट्री को हेड करेगा। लेकिन पहले क्या होता था, किंग ही सारी पावर है। किंग के बाद दूसरा उसका बेटा बन जाएगा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। और वो अपना तो लेविश लाइफ जीते थे, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जीते थे, लेकिन कॉमन पीपल परेशान रहते थे। तो कॉमन पीपल कहते थे तुम टैक्स हमसे लेते हो, मजे तुम मारते हो, हम लोग दिन भर पिसते रहते। तो कॉमन पीपल बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, यानी जितने भी लिबरल लोग थे वो उन लोगों के ऐसी ही सोच थी। जैसे मैं एक लिबरल हूं, क्यों लिबरल हूं? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी की, मैं बात कर रहा हूं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं बात कर रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। क्या आप एक लिबरल पर्सन हो कि नहीं? लिबरल हो कि कंजर्वेटिव हो? जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आप लिबरल हो या फिर आप कंजर्वेटिव हो? नीचे कमेंट करके बताना। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो बात करते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल लॉ की, यानी किंग के रूल की, जो ये बात करते हैं कि सारी पावर नोबल्स लोगों के पास, चर्च के लोगों के पास, किंग के लोगों के पास होनी चाहिए, जो ये बात करते हैं कि सोशल हिरार्की, यानी समाज में, सोसाइटी में छोटे और बड़े के बीच में अंतर बना रहना चाहिए, जो बात करे कि किंग का रूल बना रहना चाहिए। ऐसे लोग कंजर्वेटिव होते हैं। और लिबरल कौन होते हैं? जो फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो ये अच्छे हैं या ये अच्छे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। बाकी इसके अलावा आपको मैं एक और बात बताता हूं। जो लिबरल लोग थे, लिबरल लोगों की कुछ डिमांड थी। क्या डिमांड थी मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी मेरी कुछ प्यारी सी बातें सुनना। एक्चुअल में क्या होता था, जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। पहली बात तो उस समय जर्मनी जर्मनी नहीं था, जर्मनी जर्मन स्टेट था। जैसे मान के चलो आज का जो जर्मनी है ना, उसको जर्मनी नहीं जर्मन स्टेट्स बोलते थे। और ये जर्मन स्टेट जो था वो 39 हिस्सों में डिवाइड था। कितने हिस्सों में डिवाइड था? 39। जैसे आज के समय इंडिया में 28 स्टेट हैं, वैसे जर्मनी में 39 स्टेट हुआ करते थे। अब मान के चलो जर्मनी में एक ये सिटी है जिसका नाम है न्यूरेमबर्ग या हैम्बर्ग नाम, मान लो ये हैम्बर्ग है, और एक सिटी है मान लो न्यूरेमबर्ग, ये एक सिटी है न्यूरेमबर्ग। अब मान के चलो कोई एक बहुत बड़ा मर्चेंट है, छोटा सा मर्चेंट है, मेरे जैसा एक गरीब मर्चेंट है। अब वो मान के चलो क्या करता है, खिलौने बेचता है, क्या बनता है, टॉयज बेचता है। अब अगर मान लो आपके उदय सर को टॉयज नहीं, मान लो कपड़ा बेचता है, क्या बेचते हैं, हाँ मैं कपड़ा बेचता हूं, ऐसे मान लो मैं एक मर्चेंट हूं जो कपड़ा बेचने का काम करता हूं। अब मैं मान लो हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा हूं, इसके बीच में मान लो टोटल 11 छोट ऐसे स्टेट पड़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? इसने 11 स्टेट पढ़ते हैं। अब मुझे हर एक स्टेट को क्रॉस करने में पहली क्या दिक्कत महसूस हो रही है, पहली प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम नंबर 1 ये फेस करनी पड़ रही है कि हैम्बर्ग में दूसरी करेंसी चल रही है, अगले वाले स्टेट में दूसरी करेंसी चल रही है, अगले वाले स्टेट में दूसरी करेंसी चल रही है, हर जगह पे दूसरी करेंसी चल रही है, यानी डिफरेंट करेंसीज चल रही हैं। अब इस डिफरेंट करेंसीज से सर मेरा नुकसान क्या है? नुकसान नंबर 1, मान लो पता चले कि हमको एक सिटी से दूसरे सिटी में पानी खरीद के पीना है, तो पहले करेंसी चेंज कराओ, करेंसी चेंज कराने में ही तुम्हारा पैसा खत्म हो जाए। तो एक क्या चलती थी पहले, डिफरेंट करेंसीज चलती थी। दूसरा 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 आपको मैं बताऊं, डिफरेंट मेजरमेंट चलती थी। अब कहोगे सर इसका मतलब क्या है? डिफरेंट मेजर का मतलब यह है, एक्चुअल में आपको पता है जैसे कोई लेंथ होती है, तो उस समय जर्मन स्टेट में कोई लेंथ को नापना हो, कोई जैसे मान लो ये एक रोड है, इसको रोड को नापना हो, या किसी कपड़े को नापना हो, मान लो ये कपड़ा है, इस कपड़े को नापना है, तो उस समय चलती थी इल्ले, उसका नाम होता था 1 इल्ले। अब पता चले कि हैम्बर्ग में 1 इल्ले का मतलब है 54.7 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में कहो कुछ है, जैसे हमारे इंडिया में 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, कहीं भी चले जाओ। लेकिन जर्मन स्टेट में क्या होता था, हैम्बर्ग में 1 मीटर का मतलब कुछ अलग है और न्यूरमबर्ग में का मतलब कुछ अलग है। पता चले मैं हैम्बर्ग से 100 सेंटीमीटर का कपड़ा लेके चला हूं, न्यूरमबर्ग में दे रहा हूं, तो कह रहा अरे हमारे यहाँ तो 1 मीटर मतलब इतना कपड़ा होता, इतना ही देना पड़ेगा। तो नुकसान किसका होता था? मर्चेंट का। यानी डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट। तीसरा, अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता था तो उसको टैरिफ देना पड़ता था। टैरिफ का मतलब समझते हो? टैरिफ का मतलब टैक्सेस देना पड़ता था।
ये सारी दिक्कत होती थी। पता चले हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में 11 स्टेट से गुजर रहा है तो हर एक स्टेट से गुजरने पे 5% का टैक्स देना पड़ता था। यानी अगर मान लो 100 रुपए की चीज उसने कुछ बनाई है तो 5-5-5 करके 11 बार टैक्स देगा तो 155 रुपीज हो जाएगा। मतलब 100 रुपए की चीज जो 11 बार टैक्स दे दिया 5-5% तो 155% की उसकी चीज हो गई। अब वो महंगे में बेचेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। यानी ये सब कुछ जर्मन स्टेट में चल रहा था। अब जो बड़े-बड़े मर्चेंट थे या छोटे मर्चेंट थे, वो बात कर रहे थे इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रीडम की। वो बात कर रहे थे कि भाई हमको इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे में भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, ट्रेड में फ्रीडम मिलनी चाहिए। यानी मार्केट में हम कहीं पे ट्रेड करें, कोई बिजनेस करें तो कम से कम एक कॉमन करेंसी तो चले, एक कॉमन मेजरमेंट तो चले, है ना? एक कॉमन टैक्स तो लगे। लोग डिमांड कर रहे थे कि रिमूवल ऑफ टैरिफ बैरियर, जितने भी ये बैरियर लगे हैं, जितने भी ये बाधाएं हैं टैरिफ यानी टैक्सेस की, ये सारी हटा दो। लेकिन लिबरल लोगों के अंदर सब कुछ अच्छा था, लेकिन लिबरल लोगों के अंदर एक चीज खराब थी। वो बात कर रहे थे कि डिनाइड वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। वो वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे केवल वोटिंग राइट पैसे वालों के पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के पास। फिलहाल वुमेन को तो राइट, वोटिंग का राइट बहुत ही लेट में मिला। पहली बार 1946 में वोटिंग का राइट मिला, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कुछ चीजों में ये सही थे। लेकिन लिबरल लोग डिमांड ठीक कर रहे थे कि भैया ये डिफरेंट करेंसीज को हटा दो, ये डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट, 1 मीटर का मतलब कहीं 100 सेंटीमीटर है, कहीं 90 सेंटीमीटर है, कहीं कुछ है, इसको हटाओ। ये जो इसको हटाओ, टैरिफ जितने भी अलग अलग स्टेट पे गुजरने पे अलग अलग लग रहे हैं, ये सब हटाओ। ऐसी डिमांड कौन कर रहे थे? ऐसी डिमांड लगातार कर रहे थे कौन? ऐसी डिमांड लगातार कर रहे थे लिबरल लोग, है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। द वर्ड लिबरल इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड और जर्मन वर्ड। अब हम लोग बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात करते हैं, आपको एक और प्यारी सी बात बताता हूं, एक और प्यारी सी बात बताता हूं जोलेवरिन के बारे में। आपने लगातार देखा कि जो लिबरल लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से अलग अलग जो जर्मन स्टेट में टैरिफ चल रहे हैं उसको हटा दो, जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज चल रही थी उसको कम करके 1-2 कर दो, जो डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट चल रहा है, 1 मीटर का कहीं 70 सेंटीमीटर है, कहीं पे 100 सेंटीमीटर है, उसको कम कर दो। जो ये डिमांड चल रही थी, तो इस डिमांड को खत्म करने की लोग बात कर रहे थे। तो फिर क्या होता है, जो जर्मन स्टेट है ना, जर्मन स्टेट में टोटल 39 स्टेट थे, उसमें से एक स्टेट था प्रूसिया। क्या नाम था? प्रूसिया। तो वहां पे जो प्रूसियन एम्पायर था उसने कहा यार लिबरल लोग बात तो ठीक कर रहे हैं। तो लिबरल लोगों ने 1834 में, कब? 1834 में जोलेवरिन लाए। अब ये जोलेवरिन की मीनिंग आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो जोलेवरिन का मतलब क्या होता है? जोलेवरिन का मतलब होता है कस्टम यूनियन। क्या होता है? कस्टम यूनियन। क्या होता है? कस्टम यूनियन। यानी जो अलग यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको यूनाइट कर देना। एक कस्टम यूनियन लाने की बात करी गई। कब बात करी गई? 1835 में, 1834 में। किसने बात करी? जर्मन स्टेट के लोगों ने। तो फिर वहां का जो प्रूसिया था ना, प्रूसियन एम्पायर था, उसने भाई इसको लीड किया और लीड करने के बाद बोला कि आज से हम लोग कुछ सुधार करेंगे। सुधार नंबर 1 क्या करेंगे? रिमूव इंटरनल टैरिफ बिटवीन मेंबर स्टेट। जो 39 स्टेट जर्मन में है वहां पे सारे टैरिफ यानी टैक्सेस को हटा दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक यूनिटी हो जाएगी। 39 स्टेट यूनाइट हो जाएंगे और एक कॉमन करेंसी चलेगी, एक कॉमन मेजरमेंट चलेगी, है ना? और टैक्सेस भी कम हो जाएंगे। इसका एम यही था कि कॉमन करेंसी हो जाए। अब जब ये जोलेवरिन आया तो पता क्या हुआ? जो जर्मन स्टेट में 30 करेंसी चलती थी वो 30 से 2 में कन्वर्ट हो गई। दूसरा, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर। पहले 1 मीटर का हर जगह पे अलग अलग सेंटीमीटर होता था, अब एक यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया। और जितने भी इंटरनल टैरिफ्स थे, जो अलग अलग स्टेट में जाने पे अलग अलग टैक्स लग रहे थे, वो सारे भी हट गए। यानी जोलेवरिन आने से फायदा हुआ। यानी लिबरल लोगों ने जो डिमांड करी उस डिमांड का असर देखने को मिला। समझ में आया मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो आप क्या देख रहे हो? भले ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट धीरे धीरे यूरोप के हर जगह पे पड़ रहा था, जैसे जर्मन स्टेट में प्रॉपर पड़ा, तभी तो लिबरल लोगों ने डिमांड करी। अब एक आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि सर फ्रांस के लोगों ने जो रिवॉल्यूशन करी थी वहां पे दोबारा से मोनार्की आ गई। हाँ सर, आ गई। लेकिन क्या सर ये मोनार्की सिस्टम जो था वो दोबारा से फिर खत्म हुआ कि नहीं हुआ?
तो आओ मैं आपको एक कहानी बताता हूं। आओ एक मैं आपको प्यारी सी कहानी बताता हूं और उस कहानी के बारे में ये बताता हूं। आप लोग जब एनसीईआरटी खोलोगे तो सबसे पहले आपको यही देखने को मिलेगा जिसको मैं अभी बाद में बता रहा हूं। एक्चुअल में ये व्यक्ति है फ्रेडरिक सोरियो। क्या नाम है इसका? फ्रेडरिक सोरियो। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है और इस फ्रेंच आर्टिस्ट ने 1848 में एक पेंटिंग बनाई थी, 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम दिया था द पैक्ट बिटवीन नेशन। क्या नाम दिया था? द पैक्ट बिटवीन नेशन। पैक्ट मतलब क्या होता है? समझौता। किसके बीच में? नेशंस के बीच में। आइए अब इसकी जो 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग थी, इसमें देखोगे नंबर 1 पेंटिंग आपको ये देखने को मिलेगी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दूसरी अगर आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे बहुत सारे मैन और वुमेन जो है वो क्या हो रहा है, वो ये जो जितने भी मैन और वुमेन है वो कहां जा रहे हैं? इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। ये दूसरी पेंटिंग हो गई। तीसरी आप देखोगे यहां पे क्या देखने को मिलेंगे? यहां पे आपको देखने को मिलेंगे शैटर्ड रिमेन ऑफ द मोनार्की, यानी मोनार्की मतलब किंग का जो थ्रोन है, किंग की जो गद्दी है, किंग का जो क्राउन है, वो सब लोगों ने तोड़ फोड़ दिया है। तीसरी इमेज ये देखने को मिलेगी और चौथी आपको यहां पे देखने को मिलेगी जीसस क्राइस्ट की। ये 4 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये 4 चीजें क्या दिखा रही हैं? ये 4 चीजें दिखा रही हैं द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जो फ्रेडरिक सोरियू था वो 1848 में एक ड्रीम दिखाता है लोगों को। क्या दिखाता है? कि सारे लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं। लिबर्टी का मतलब समझते हो? लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, यानी लोग फ्रीडम की सिंबल की तरफ जा रहे हैं। आप अगर देखोगे ये एक फीमेल है और फीमेल के हाथ में एक टॉर्च है, एक मसाल है ना, जो लगातार फ्रीडम की मसाल को जगाए हुए। और लोग जो है दुनिया भर के कंट्री के लोग, फ्रांस का फ्लैग दिख रहा होगा, जर्मनी का दिख रहा होगा, स्विट्जरलैंड का दिख रहा होगा, इटली का दिख रहा होगा, ये सारे कंट्री के अलग अलग कंट्री के लोग अपने अपने फ्लैग लेकर के किधर बढ़ रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे यानी उसका मतलब वो किंग से लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे यहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दो। जो फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन करी थी ना, उसका इंपैक्ट ये पड़ा था कि दुनिया भर के जितने भी कंट्री के लोग थे वो फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे थे। कैसे बढ़ रहे थे? वो शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द मोनार्की को, जो किंग था, उन सबको मारते पीटते, उनके थ्रोन को तोड़ते फोड़ते वो फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे थे। और जब ये सब कौन कर रहा था? ये जब अलग अलग नेशन के लोग कर रहे थे तो इन सबको देख करके जीसस क्राइस्ट जो थे वो बहुत हैप्पी हो रहे थे। ये पिक्चर बनाई 1848 में। आप कहोगे सर 1848 में क्यों बनाई? क्योंकि 1848 वो समय था जिस समय पूरी तरीके से फ्रांस बिकम रिपब्लिक। फ्रांस जो था वो एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था प्रॉपर की तरीके से। यहां पे क्या आ चुका था? यहां पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी। फ्रांस ने आगे चल करके रिवॉल्यूशन किया था और रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट ये था कि फ्रांस ने वहां से अपने यहां से किंग को पूरी तरीके से हटा करके क्या कर दिया? अपने यहां पे डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया। तब ये पिक्चर किसने बनाई थी? ये फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। और फिर इस पेंटिंग के जरिए से उसने दिखाने का प्रयास किया। क्या दिखाने का प्रयास किया? कि बाकी सारे नेशन भी इस फ्रीडम की दौड़ में आगे बढ़ने लगे, जर्मनी भी, इटली भी और भी अदर कंट्रीज। इसीलिए इसका नाम दिया गया द ड्रीम ऑफ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब डेमोक्रेसी, मतलब एक सपना किसका? डेमोक्रेसी का। एक सपना रिपब्लिक का। रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जहां का हेड कॉमन पीपल लोग इलेक्ट करते हैं, है ना। तो ये ड्रीम था किसका? फ्रेडरिक सोरियो का। समझ में आया? आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर है? यहां तक कि मेरे ख्याल से सारी बातें आपको फ्रेडरिक सोरियो वाली क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको बात बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बात पीछे लेकर के चलता हूं। आपको एक बात तो अच्छे से याद होगी, देखो जरा ध्यान से सुनना। आपको याद होगी कि जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, फिर से मैं पीछे लेकर के चल रहा हूं। जब बैटल ऑफ वाटरलू हुआ तो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद क्या होता है? बैटल ऑफ वाटरलू 18 जून 1815 को हुआ था और वहां पे फ्रांस में दोबारा से क्या हुआ था? मोनार्की सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दिया गया था और किंग के रूल को प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया गया था। कहां पे? फ्रांस में। और उस समय आपकी एक मीटिंग भी हुई थी। कौन सी हुई थी? कांग्रेस ऑफ वियना। इस कांग्रेस ऑफ वियना में डिफरेंट कंट्रीज के जो किंग थे उन लोगों ने क्या डिसाइड किया? डिसाइड ये किया कि फ्रांस को पूरी तरीके से हम लोग किंग के रूल में फिर से बांध देंगे और वहां पे अब कोई दोबारा रिवॉल्यूशन नहीं करेगा। अगर किसी ने भी रिवॉल्यूशन किया, क्योंकि फ्रांस जब रिवॉल्यूशन करता है तो पूरे यूरोप को, है ना, एक क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप गेट्स कोल्ड।
यानी जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है, ऐसा ड्यूक मेटरनिक ने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि जब फ्रांस ने रिवॉल्यूशन किया था तो पूरे यूरोप में ये जब बात फैलने लगी तो पूरे यूरोप में डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में लोग रिवॉल्यूशन करने लगे थे। इसलिए क्या हुआ, जब कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में हुआ ना, तो वहां पे फ्रांस में दोबारा से कोई रिवॉल्यूशन ना करे ना, इसलिए फ्रांस में क्या किया गया, इसलिए फ्रांस में पूरी तरीके से बोला गया कि अगर कोई रिवॉल्यूशन करेगा तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाएगा या तो मार दिया जाएगा। यानी अब फ्रांस में कोई रिवॉल्यूशन भी नहीं कर सकता था 1815 में, ये स्थिति हो चुकी थी। लेकिन फ्रांस के लोगों ने कहा रिवॉल्यूशन तो हम करेंगे, रिवॉल्यूशन तो हम करेंगे, और हम भी करेंगे और दूसरे कंट्री को इंस्पायर भी करेंगे। ऐसी सारी बातें फिलहाल होने लगी थी। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताता हूं। एक्चुअल में जब ट्रीटी ऑफ कांग्रेस हुई तो जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे, रिवॉल्यूशनरी का मतलब जो रिवॉल्यूशन लाते हैं, जो बदलाव लाते हैं, जो चेंजेस लाते हैं, जो कंट्री को पावरफुल बनाते हैं, उनके अंदर एक डर बैठ गया था। क्या डर बैठ गया था? कि यार अगर हमने किंग के खिलाफ कोई रिवॉल्यूशन किया, किंग ने अगर हमें पकड़ लिया तो दौड़ा दौड़ा के मारेगा, तो फिर हम क्या करें? तो फिर उन लोगों ने क्या किया, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, अब वो सीक्रेट ग्रुप बना करके क्या करते थे, वो सीक्रेट तरीके से रिवॉल्यूशन करते थे, चुप चुप के रिवॉल्यूशन करते थे, चुप चुप करके, कि किंग को पता भी ना चले और किंग को हटा दें। ऐसे ही एक इटली के बहुत फेमस रिवॉल्यूशनरी थे जिनका नाम था ग्युसेप्पे मैज़नी। ये कौन है? ग्युसेप्पे मैज़नी। इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। 1807 में इटली में एक जगह पड़ती है जेनेवा, वहीं पे ये पैदा हुए थे। और इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने, ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और इन्होंने दो ग्रुप बनाए थे, सीक्रेट ग्रुप बनाए थे। एक बनाया था यंग इटली, एक बनाया था यंग इटली, जिसका एम क्या था कि ये बना था 1831 में। जिसका एम क्या था? जिसका एम था कि इटली को यूनाइट करना है। क्या था? इटली को यूनाइट करना है। और एक इन्होंने बनाया था यंग यूरोप। एक क्या बनाया था? यंग यूरोप नाम का एक ग्रुप, सीक्रेट ग्रुप बनाया था, जिसका एम था कि पूरे यूरोप के लोगों के अंदर नेशनलिज्म क्रिएट करना है ना। ये 1833 में बना था। तो ये दो ग्रुप बना करके लोगों को यूनाइट करना, लोगों के अंदर नेशनलिज्म क्रिएट करना, नेशन स्टेट बनाना और मोनार्की को अपोज करना, यही इनका एम था। कौन? ग्युसेप्पे मैज़नी। बाद में इनको लिगुआरिया की जेल में इनको डाल के इनको मार दिया गया था। किसको? लेकिन एक कहावत है ना, मैंने अपने भगत सिंह जी किससे सुनी हुई है चीज, वो कि क्रांति अमर रहेगी, क्रांतिकारी मारा जाता है। क्रांति अमर रहेगी, क्रांतिकारी मारा जाता है, और मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। इनकलाब लिख जाता है, इनकलाब, इनकलाब का मतलब क्रांति लिख जाती है। तो क्रांति कभी नहीं क्रांति मारी, है ना। तो क्रांति कभी नहीं मरती है, क्रांतिकारी मारा जाता है। रिवॉल्यूशन कभी नहीं खत्म होता है। रिवॉल्यूशनरी भले मार दिया जाए, लेकिन रिवॉल्यूशन जो होता है ना, वो बना रहता है। रिवॉल्यूशनरी को मार दो भले ही। तो ये चीज उन्होंने बोली थी और ये चीज यहां देखने को मिलती भी है। इसका आंसर दीजिएगा, ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट। चलो ये वाला क्वेश्चन तो अभी आपके लिए है भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग। आपको पता है लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे आता है, देश के प्रति प्यार कैसे आता है? आपको पता है ये बात? आपको क्या ये बात पता है कि द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग कैसे आती है? रोमांटिसिज्म क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म क्या है? एक फीलिंग है, ये एक फीलिंग है जिसके थ्रू लोगों के अंदर कल्चरल मूवमेंट चलाए जाते हैं, जिससे उनके अंदर नेशनलिज्म जाग जाए। जैसे आपको पता है इंडिया का एक नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है। जब हमारे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग की बात होती है तो हमें अपने देश के प्रति अपने आप प्यार बढ़ जाता है। तो लोगों के अंदर जब नेशनलिज्म जगाने के लिए फोक सॉन्ग्स का यूज किया जाए, फोक डांसेस का यूज किया जाए, लोकल लैंग्वेजेस का यूज किया जाए, तो इसी फीलिंग को बोलते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट थ्रू विच वी प्रमोट नेशनलिज्म, है ना। हमारे अंदर लोगों, देश के प्रति प्यार क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे नेशनल सॉन्ग बनाए गए, है ना, मतलब फोक डांसेस बनाए गए, फोक सॉन्ग्स बनाए गए, फोक कल्चर को प्रमोट किया गया। हम अपने देश से क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि हमें अपने कल्चर से प्यार है, समझे। तो रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट जिसके थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म को क्रिएट किया गया। ऐसे में आपको एक एग्जांपल बताऊं, जो पोलैंड है ना, पहले जो था, जैसे मान लो ये रशियन एम्पायर है, इस रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था कौन? पोलैंड।
कौन हुआ करता था? पोलैंड। और पोलैंड में क्या बोला जाता था? पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? पोलिश। और रशिया में कौन सी बोली जाती थी? रशियन लैंग्वेज बोली जाती थी। अब जब रशिया ने पोलैंड को कब्जा किया तो पोलैंड के लोगों से बोला तुम पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलोगे, तो लोगों ने कहा हमारी लोकल लैंग्वेज से खिलवाड़ नहीं। लोगों ने जानते थे कि पोलैंड के लोग जानते थे कि अगर हम रशियन लोगों के खिलाफ रिवॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग भरे ही मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया? अपनी पोलिश लैंग्वेज को बचाने के लिए रशियन लोगों से, रशियन एम्पायर से लड़ाई कर ली। भले ही लोग हार गए, लेकिन लोगों ने ये दिखाया कि उनको अपनी लैंग्वेज से प्यार है। ये जो लैंग्वेज है, ये फोक डांस है, ये फोक सॉन्ग्स है, ये जो कल्चर है, यही तो सब हमारे अंदर नेशनलिज्म क्रिएट करते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलैंड, है ना? तो ये चीज हमें बताई गई। इसके अलावा आगे की बात करता हूं, है ना? आगे की बात करता हूं। अब 1830 से 1848 की बात करता हूं। देखो 1815 में तो आपको पता चल गया कि क्या हुआ। 1815 में यह हुआ कि भैया फ्रांस में भी किंग का रूल आ चुका था, पूरे यूरोप में किंग का रूल, मोनार्क सिस्टम चल रहा था। लेकिन फ्रांस के लोगों ने, इटली के लोगों ने, जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, वो लगातार एक्टिविटी कर रहे थे। अब उस समय क्या हुआ? 1830 से लेकर के 1848 के बीच में बहुत भयंकर सी हंगर हुई, बहुत हार्डशिप्स, दिक्कतें आने लगी और पॉपुलर लोगों ने रिवोल्ट किए। एक्चुअल में क्या हुआ? 1830 से 1848 के बीच में पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज कर रही थी, फूड की शॉर्टेज हो रखी थी, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट हो रखा था, लोग पॉवर्टी यानी गरीबी से को फेस कर रहे थे। अब लोग कहने लगे बस किंग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है, इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं और किंग क्या कर रहा है? चुपचाप बैठा हुआ है। अब किंग को हटा करके हमें कॉमन पीपल को, अपने कंट्री को मैनेज करना पड़ेगा, है ना? तो लोगों ने क्या किया? यूरोप के अलग अलग, जर्मन स्टेट में, इटली में, क्या कहते हैं, फ्रांस में, अलग अलग जगह पे प्रॉपर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गए किंग के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। विच प्रॉब्लम कॉज द रिवॉल्ट इन यूरोप, है ना? अब बात करते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना? 1830 से लेकर के 1848 में फिर हुआ क्या? आखिर लोगों ने करना क्या शुरू किया? जितने भी लिबरल लोग थे, लिबरल का मतलब वही जो फ्रीडम की बात कर रहे थे, जो इक्वलिटी की बात कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, वो लोग रिवॉल्यूशन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोगों के अंदर, कॉमन लोगों के अंदर एक फीलिंग क्रिएट हो जाए, रोमांटिसिज्म क्रिएट हो जाए कि हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए। नेशनल यूनिटी की बात करने लगे, लोगों को यह बताने लगे कि हमें फ्रीडम क्यों जरूरी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरी है। ये सारे लिबरल लोग अपने आइडिया को फैलाने लगे। कॉमन पीपल को यह बात तो समझ में आ गई, किंग के रूल से कुछ नहीं होगा, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर शुरू क्या होता है? फिर शुरू होता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ग्रीक के लोग होते हैं, ग्रीक के जो लोग होते हैं, वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं हमें किंग नहीं चाहिए, हमें खुद की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए। 1832 में ग्रीक इंडिपेंडेंट हो जाता है किंग के रूल से। 1830 में ये रिवॉल्यूशन फ्रांस में भी होती है और फ्रांस में के लोग जब रिवॉल्यूशन करते हैं तो जो वहां पे बॉर्बन मोनार्की सिस्टम चल रहा होता ना, वो भी खत्म हो जाता है। यानी कॉमन लोगों के अंदर ये जब फीलिंग क्रिएट करी गई तो कॉमन लोगों ने किंग के खिलाफ खुल करके रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। 1848 में अब जितने भी लिबरल लोग थे, जितने भी लिबरल लोग थे, वो लिबरल लोग चाहते थे कि, खासतौर से मैं जर्मन की बात करूं, जर्मन स्टेट की बात करूं। एक्चुअल में मैंने आपको क्या बताया, जो जर्मन स्टेट था वो टोटल कितने स्टेट में बटा हुआ था? वो टोटल 39 स्टेट में डिवाइड था। अब जर्मन के जो लिबरल पर्सन थे, वो लिबरल पर्सन ये चाहते थे कि पूरी तरीके से जर्मन स्टेट को यूनिफाइड कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? यूनिफाइड कर लिया जाए और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए। आप कहोगे सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और किंग भी हो। मतलब किंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, हम किंग को पूरी तरीके से नहीं हटाना चाहते। तो हुआ क्या, जर्मन स्टेट में एक जगह थी, 39 स्टेट थे, 39 स्टेट में एक शहर था, है ना, सेंट पॉल। उस सेंट पॉल में एक चर्च थी। कौन सी थी? एक सेंट पॉल में एक चर्च थी। वहां पे क्या होते हैं, वहां पे सारे लिबरल लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं, वो अपनी एक पार्लियामेंट बनाते हैं। उस पार्लियामेंट का नाम होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये जर्मन स्टेट का एक जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में एक चर्च पड़ती है, सेंट पॉल चर्च। वहीं पे ये लोग खुद की अपनी पार्लियामेंट बनाते हैं, लिबरल लोग। वो प्रॉपर क्या कराते हैं? इलेक्शन कराते हैं। इलेक्शन कराने के बाद वहां पे पूरा रिजल्ट आता है और फिर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद वहां पे वो
वो जर्मन स्टेट में जो सबसे बड़ा एम्पायर होता है उसका नाम होता है प्रूसियन एम्पायर। वो प्रूसिया के एम्पायर प्रूसिया के किंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया देखो हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, अब आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल दो, हम आपको हटाना नहीं चाहते। अब किंग से तुम बोलोगे कि तुमको हम हटाना नहीं चाहते हैं और तुम हमारे हिसाब से चल लो, तो किंग कहेगा हम अपनी पावर काहे दे दें। तो जो लिबरल लोग थे उन लोगों ने क्या किया, किंग के खिलाफ रिवॉल्यूशन नहीं करी, उन लोगों ने अपनी सेंट पॉल चर्च में एक पार्लियामेंट बनाई जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। वहां पे प्रॉपर इलेक्शन कराए, इलेक्शन कराने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के बाद जब प्रूसिया के एम्पायर के किंग का नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, है ना, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास जब वो लेकर के जाते हैं तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ कहता है हमें तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से चलेंगे, तुम हमको चलाओगे, तुम इतने बड़े हो गए हो, भगा देता उनको। कुल मिलाकर के लिबरल लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, बट लिबरल लोग जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, यानी जर्मन स्टेट जो है वो यूनिफाइड नहीं होता है। आगे की बात करते हैं, फेल क्यों कर जाता है, ऑपोजिशन फ्रॉम दी मोनार्की, क्योंकि किंग जो होता है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। और अगर कॉमन पीपल यानी लिबरल लोग चाहते कि हम किस तरीके से वहां के किंग को हटा ले, तो उनके पास इतनी बड़ी आर्मी ही नहीं थी कि वो आर्मी का सपोर्ट मिल जाए। अच्छा, जितने भी लिबरल लोग थे इन लोगों ने जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव वाले इलेक्शन कराए तो इसमें इन लोगों ने अमीर लोगों को रखा, सबको रखा, लेकिन जो पीजेंट लोग थे, जो पुअर लोग थे, उनको नहीं रखा। ये भी गलत काम किया था, इसलिए इनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला था। हो सकता था उस समय जर्मनी यूनिफाइड हो जाता, है ना, और वुमेन लोगों को वोटिंग राइट्स भी नहीं दिए थे। फिलहाल आगे की बात करते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज हेल्ड एट बर्लिन, वियना, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, ये बताना है। अब बात करते हैं आखिर जर्मनी और इटली फिर यूनिफाइड कैसे हुए। फ्रांस ने 1848 में अपने आप को रिपब्लिक बना लिया था। अब जर्मनी और इटली और उससे इंस्पायर हो गए थे, वहां के लोग चाहते थे कि हम जर्मनी को भी यूनिफाइड करेंगे और इटली को भी यूनिफाइड करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो जर्मनी था ये 39 स्टेट में डिवाइड था, ये इटली जो था वो 7 स्टेट में डिवाइड था। अब यहां के लोगों को प्रॉपर यूनिफाइड करके एक स्टेट यानी एक नेशन स्टेट बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट किया गया कि अपने देश से प्यार करो, किंग से नहीं प्यार करो, है ना। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे वहां पे हुआ, है ना, कैसे वहां पे हुआ। हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था, 1871 में हुआ था। अब पूरी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। देखो ये है जर्मन स्टेट, ये जो जर्मन स्टेट था ये 39 अलग अलग स्टेट में डिवाइड था, है ना, और अलग अलग स्टेट में डिवाइड होने के साथ साथ अलग अलग जगह पे अलग अलग एम्पायर थे। जैसे यहां पे मान लो डेनमार्क का एम्पायर चल रहा था, मतलब आप ऐसे समझ लो अलग अलग पे अलग अलग जगह रूल कर रहे थे लोग, है ना। इधर मान लो ऑस्ट्रिया कंट्रोल करके बैठा था, इधर ऑस्ट्रिया कंट्रोल करके बैठा था, इधर जो था मान के चलो फ्रांस कंट्रोल करके बैठा था, मान लो थोड़ी देर के लिए। मतलब ये 39 स्टेट थे और इन पे अलग अलग एरिया पे अलग अलग लोग कंट्रोल करके बैठे हुए थे। अब अलग अलग कंट्रोल करके बैठे हुए थे। अब इससे ये है मेन प्रूसिया, जहां से मान लो पूरे जर्मन स्टेट को कंट्रोल किया जाता था। ये प्रूसिया का पहले किंग कौन हुआ करता था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जो कि कभी नहीं चाहता था कि जर्मन स्टेट यूनिफाइड हो। जब इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है, तो फिर प्रूसिया का नया किंग बनता है किंग विलियम फर्स्ट। और आप देख लोगे बूढ़ा हो चुका है, बूढ़े लोग तो वैसे भी जनता का भला करने वाले लोग होते हैं। तो ये जब किंग विलियम फर्स्ट बनता है तो वो जानते हो क्या सोचता है, वो कहता है यार अब मेरी उम्र कितनी बची, मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूं। और इसका प्राइम मिनिस्टर कौन रहता, ऑटो वॉन बिस्मार्क रहता है, जो कि प्रूसिया का प्राइम मिनिस्टर, मतलब इसी का प्राइम मिनिस्टर रहता है। अब ये अपने प्राइम मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क से कहता है यार किसी भी तरीके से करो लेकिन इस जर्मनी को यूनिफाइड करो। कहने लगे ये बात, कह रहे बिल्कुल करके दिखाएंगे। ये अपनाता है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। कौन सी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को अपनाता है। अब कहोगे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी क्या होती है, ये बोलता है जो जैसे जर्मन स्टेट में ये वाला एरिया डेनमार्क के कब्जे में, ये वाला ऑस्ट्रिया के कब्जे में, ये वाला फ्रांस के कब्जे में, तो भाई साहब ये चिल्ला करके बोलता है कि हमारे जर्मन स्टेट पर जो अलग अलग किंग रूल कर रहे हैं ना, ये यहां से भाग जाए, या तो मेरी बात मान लो,
नहीं तो फिर मैं आयरन, आयरन मतलब मुझसे लोहा ले लो, आओ मेरे से वॉर लड़ लो, और वॉर में फिर क्या होगी, मैं ब्लड की पॉलिसीज अपनाऊंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। ये आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का यूज करता है, यानी वॉर लड़ता है। वॉर लड़ने के बाद डेनमार्क को, ऑस्ट्रिया को, फ्रांस को के जो रूलर्स होते हैं उनको वहां से हरा करके पूरे जर्मन स्टेट को फ्री कर देता है। डेनमार्क से 1864 में लड़ता है, डेनमार्क को हरा देता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया से 1866 में लड़ता है, ऑस्ट्रिया को हरा देता है। और 1870 से 1871 फ्रांस के जो किंग, वो बॉर्बन डायनेस्टी का जो रूलर यहां पे राज कर रहा होता, उसको भी हरा देता है। और हराने के बाद फाइनली 1871 को फ्रांस की जगह, है ना, वर्साई पैलेस जो होता है, वर्साई पैलेस में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आज से जर्मन स्टेट पे अब कोई कोई मोनार्क रूल नहीं करेगा। मोनार्क का मतलब अब किसी और के कंट्रोल में नहीं होगा। अब क्या होता है, इस जर्मन स्टेट में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। मतलब जर्मन स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किंग होता है, और वो किंग कौन बनता है, वो किंग बनता है कैसर विलियम फर्स्ट। यानी जर्मनी जो है अब एक नेशन बन जाता है, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बनता है। लोग डिसाइड करते हैं, लोगों को राइट, लोगों को पावर, लोगों को सारी चीजें मिलती हैं, है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए, है ना, जर्मनी को किसने यूनिफाइड किया था, तो उसमें बहुत बड़ा रोल किसका था, ओटो वन बिस्मार्क का था। और आपको पता है इंडिया को यूनिफाइड किसने किया था, और इंडिया का यूनिफाइड करने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए भारत का बिस्मार्क, इंडिया का बिस्मार्क हम लोग किसको बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 12 का, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाज एसोसिएटेड विथ नेपोलियन, मेजनी, बिस्मार्क या गैरिबाल्डी। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं इटली को कैसे यूनिफाइड किया गया। इटली जो था वो टोटल 7 हिस्सों में डिवाइडेड था, है ना। एक हिस्सा सार्डियाना, पेडमोंट था, जो मेन इटली था उस समय इतना ही बचा था, वरना ये पूरा इटली था। और एक हिस्से को, ये येलो वाले रीजन को ऑस्ट्रियन एम्पायर ने कंट्रोल कर रखा था, ये रेड वाले रीजन को पोप एम्पायर ने कंट्रोल कर रखा था, और ये ग्रीन वाले को बॉर्बन डायनेस्टी ने कंट्रोल कर रखा था। और ये ब्लू वाला रीजन दिखना, ये सार्डियाना, पेडमोंट, ये पूरी तरीके से विक्टर एमुनल सेकंड के कंट्रोल में था। अब विक्टर एमुनल सेकंड जानते हो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि यार पूरा इटली यूनिफाइड हो जाए और इटली में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए। अब होता क्या है, आपको याद है इटली के यूनिफिकेशन की बात सबसे पहले किसने करी थी, गुसेप्पे मैजिनी ने। इसीलिए सोल ऑफ इटली, सोल ऑफ इटली पता है किसको बोलते हैं, गुसेप्पे मैजिनी को। फिलहाल विक्टर एमोनल सेकंड जब इटली का किंग बनता है, तो वो डिसाइड करता है कि हम इटली में प्रॉपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाएंगे, यानी मैं किंग रहूंगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूंगा, लोगों के हिसाब से चलूंगा, ऐसा उसने बात बोली। अब इसका जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था काउंट कैवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ इटली। ब्रेन ऑफ इटली इसको क्यों बोलते हैं, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। इस विक्टर एमुनल सेकंड ने काउंट एवर से बोला, यार कैसे भी करके हमें इटली को यूनिफाइड कराना है, ऑस्ट्रिया से, बॉर्बन डायनेस्टी से, पोप से इंडिपेंडेंट कराना है। तो काउंट कैवर कहता तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। कहीं साथ तो पूरा दे दूंगा। अब साथ कैसे दिया, आइए मैं आपको बताता हूं। साथ कैसे दिया, आइए मैं आपको बताता हूं। 1859 में विक्टर एमुनल सेकंड और काउंट कैवर दोनों मिल करके क्या करते हैं, ये वाले रीजन पे, और जिस एरिया को क्या कहते हैं, इसने कंट्रोल कर रखा होता है, किसने, जिस ऑस्ट्रिया ने कंट्रोल कर रखा होता है, उस एरिया पे पूरी तरीके से ये दोनों मिलकर के विक्टर एमुनल सेकंड और काउंट केवर अटैक करते हैं, और ये वाला रीजन पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मतलब वहां ऑस्ट्रियन एम्पायर को पूरी तरीके से हरा देते। अब ये वाला हिस्सा किस में आ गया, इटली में आ गया। अच्छा, अब बचा कौन सा, नीचे वाला और रेड वाला हिस्सा। अब आपको मैं बताऊं, जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो ना, जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो बारबन डायनेस्टी के कंट्रोल में, अब इस वाले रीजन में एक व्यक्ति रहता था बहुत फेमस, जिसका नाम था गुसेप्पे गैरिबाल्डी। और ये रेड कलर की शर्ट पहनता था और हाथ में लेके चलता था तलवार, और इसने पूरी एक आर्मी बना रखी थी, जो रेड कलर की शर्ट पहनता था और हाथ में रहती थी तलवार, शॉर्ट रहती थी। तो इसकी खुद की आर्मी थी जिसका नाम था रेड शर्ट आर्मी। कौन सी आर्मी, रेड शर्ट आर्मी। और यह भी चाहता था कि इटली किसी तरीके से यूनाइट हो जाए। रेड शर्ट आर्मी का लीडर कौन था, गुसेप्पे गैरिबाल्डी। ये भी चाहता था भाई किसी भी तरीके से इटली यूनिफाइड हो जाए। तो भैया इस काउंट कैवर ने इससे बोला, तुम करना चाहते हो इटली को यूनिफाइड, कहना हाँ।
तो गुस्सेप्पे गैरिबाल्डी को प्रॉपर कॉनकवर सपोर्ट करता, अपनी आर्मी देता है और फिर क्या होता है, ये अपनी रेड शर्ट आर्मी लेकर के 1880 में इस ग्रीन वाले रीजन पे अटैक करता है और फिर कुछ नहीं होता है, फिर तो जो होना होता है वो फिर हो ही जाता है। क्या होता है पता है, ये जो ग्रीन वाला रीजन होता है ये भी पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आ जाता है, पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है इटली के। अब बचा कौन सा रीजन, ये रेड वाला रीजन। अब आप समझो इधर भी इटली इधर भी इटली, बीच में पोप, ये तो डर जाते और ये डर के मारे सरेंडर कर देते हैं और फाइनली 1861 में इटली प्रॉपर यूनिफाइड हो जाता है। फाइनली 1861 में क्या हो जाता है, 1861 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है, 1861 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है और वहां पे आता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आता है और वहां का किंग बनता है काउंट कैवर, लेकिन सॉरी किंग कौन बनता है, विक्टर एमैनुअल सेकंड, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। समझ गए, हु लेड द रेड सेट आर्मी, इसका आंसर देना है आपको। अब आगे की बात करते हैं, एक और मैं आपको बात करता हूं, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बहुत स्ट्रेंज था, यहां पे कोई वॉर नहीं लड़नी पड़ी, नॉट अ नेशन स्टेट। ब्रिटेन भी बहुत अलग अलग हिस्सों में टूटा था, जैसे ये आज के समय क्या यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, उसमें एक स्कॉटलैंड था, एक इंग्लैंड था, एक आयरलैंड था। अब हुआ क्या कि इस स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने हाथ मिला लिया। 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन आया और इस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत क्या कहते हैं कि ये जो स्कॉटलैंड था वो कहने लगा यार इंग्लैंड हम तुम्हारे साथ रह लेते हैं, हम सब भाई भाई हो जाएंगे और हम लोग की पावर बढ़ जाएगी, कल को कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसको हरा भी लेंगे। तो यूनाइटेड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बन जाता है। फिर बाद में क्या होता है, बचता है कौन सा, ये आयरलैंड। अब इस आयरलैंड में दो तरीके के लोग रह रहे होते हैं, एक कैथोलिक चर्च के लोग रह रहे होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट लोग रह रहे होते हैं, मतलब दोनों चर्च की कैटेगरी आती है ना। जो कैथोलिक थे वो पुराने चर्च के लोग, ओल्ड बिलीफ्स मानते थे, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो थोड़ा सुधारवादी थे, वो थोड़ा चेंजेस लाने लाते थे। तो कैथोलिक को सरप्रेस कौन कर देता है, प्रोटेस्टेंट लोग, वो सुधार लाना चाहते थे, चेंजेस लाना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट लोग पूरी तरीके से इंग्लैंड को सपोर्ट करते थे और बाद में आगे चल करके ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड सब एक साथ हो जाते हैं। फिर बाद में ब्रिटिश का एक फ्लैग बनता है, फिर इनकी एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश बनती है। तो आपने क्या देखा भाई, ये सब फ्रांस का इंपैक्ट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ ना तो कॉमन लोगों ने रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था। आप लगातार देख रहोगे इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, ये ऐसे नहीं हो रहा है, ये सब रिवॉल्यूशन का देन है फ्रांस का। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन वाज पास इन विच ईयर, ये आंसर देना है। अब बात करते हैं लास्ट चीजों की। लास्ट चीजें क्या है, विजुअलाइजिंग द नेशन। आपको पता है हर एक कंट्री में जब तक नेशनलिज्म नहीं होता तब तक वो कंट्री यूनाइट ही नहीं हो सकता है। आज हम भारत में, हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे किसी भी रिलीजन, चाहे किसी भी कास्ट से हो, लेकिन हम लोगों के अंदर एक कॉमन फीलिंग है अपने देश के प्रति प्यार। ये देश के प्रति प्यार कैसे आता है पता है, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, विजुअलाइजिंग द नेशन। आपको पता है जो हमारी भारत माता, जब कोई भारत माता बोलता तो अपने आप से क्या निकलता है, भारत माता की, तो तुम्हारे मुंह से भी निकल रहा होगा जय। भाई भारत माता एक्चुअल में कोई रियल पेंटिंग नहीं है, ये एक विजुअलाइजेशन है कि ये हमारा कंट्री का सिंबल है और इससे हमारे देश के प्रति प्यार बढ़ता है, नेशनलिज्म क्रिएट होता है ना। एज नेशनलिज्म ग्रीव, जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट थे, उन्होंने स्टार्ट किया क्या, एक नेशन को सिंबल के फॉर्म में दिखाना, हमारे कंट्री को एक पर्सोनिफाई कर दिया एक पर्सन के थ्रू। इससे फायदा क्या होता है, द एम वॉज स्टैब्लिश टू नेशन इन द पब्लिक माइंड अ फैमिली गॉडेस एंड सिंबॉलिक इमेज। जो आर्टिस्ट लोग थे उन लोगों ने हमारे दिमाग में एक नेशन को एक गॉडेस के रूप में, है ना, इस तरीके से हमारे दिमाग में सेट कर दिया है और इससे हमारे प्रति हमारा क्या, देश के प्रति प्यार बढ़ चुका है। ये सब आर्टिस्ट ने हमारे दिमाग में करा, क्यों करा, जिससे हमारे हमारे अंदर देश के प्रति प्यार जागे। जैसे इंडिया में भारत माता है ना, वैसे फ्रांस में मैरियने आता है ना, जैसे मैरियने माता है ना, जर्मनी में जर्मेनिये माता है ना, जैसे इंडिया में भारत माता, वैसे फ्रांस के जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने जर्मेनिया बनाया। आप देखोगे यहाँ पे क्या कहते हैं, एक फीमेल दिख रही होगी, उसके हाथ में फ्रांस का फ्लैग दिख रहा होगा, एक रेड कलर की कैप दिख रही होगी। ऐसे जर्मनी मामले में जर्मेनिया में भी यही दिख रहा होगा, है ना।
अब जैसे मैं इसके बारे में थोड़ी बातें बता देता हूं। फ्रांस की माता को मैरियने बोलते हैं। मैरियने क्या है, एक्चुअल में एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है ना। और ये एक पीपल नेशन, ये मतलब एक पर्सन को एक नेशन के रूप में दिखाया गया। जैसे आप देखोगे इनके ऊपर एक रेड कलर की कैप है जिसका मतलब होता है लिबर्टी यानी फ्रीडम। एक हाथ में ट्राई कलर का फ्लैग है। और आपको पता है जब 15 अगस्त होता है, जब 26 जनवरी होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग लेते हैं या बिल्ला लगाते हैं जिसको कैस्केड बोलते हैं। ये जो कैस्केड है ना, ये कैस्केड भी क्या करता है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करता है, लोगों के अंदर यूनिटी को क्रिएट करता है, नेशनल फीलिंग क्रिएट करता है। जैसे हम लोग अगर ये यहाँ पे वो कैस्केड लगा ले इंडिया का फ्लैग का, तो कहेंगे हम, हमारी नेशनल आइडेंटिटी आ जाएगी यानी हम इंडियन है। समझे, ये सारी चीजें होती है। तो विच फीमेल एलेगरी, एलेगरी का मतलब क्या है, एलेगरी मतलब वही सिंबल रिप्रेजेंट द फ्रेंच नेशन, तो भाई इसका आंसर क्या है, मैरियन है। ऐसे अगर मैं आपको यहां पे बताऊं जर्मनी की, तो जर्मनी की माता को क्या बोलते हैं, जर्मेनिया। इनके अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन ओक लीव्स देखने को मिलेंगी, ये सिंबल होता है हीरोइज्म का, हीरो का। आपको यहाँ पे इनके हाथ में एक स्वॉर्ड दिख रही होगी, तलवार दिख रही होगी, जो ये दिखा रहे कि हम एकदम फियरलेस हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये जैसे फ्रांस में मैरियन है, जर्मनी में जर्मेनी है, ये सब लोगों के अंदर नेशनलिज्म क्रिएट करते हैं। जैसे हमें अपनी भारत माता से वैसे पे बहुत प्यार है, वैसे जर्मनी के लोगों को जर्मेनिया से, जिससे वो दिखाते हैं कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, है ना। ये सब नेशनलिज्म क्रिएट करने वाली फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिएगा आप लोग सभी लोग। नाउ अब हम लोग बात करते हैं देखो आपने इस चैप्टर में एक चीज तो बहुत अच्छे से देखी, एक चीज बहुत अच्छे से ये देखी कि लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म आया, वो लोगों को एक नेशन दे करके गया, है ना। जैसे अब आज के समय जर्मनी है, आज के समय फ्रांस है, आज के समय इंडिया है, आज के समय इटली है, एक एक नेशन है। लेकिन आपको पता है ये सब लोगों के रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ, लोगों ने लगातार रिवॉल्यूशन किया। आपको पता है 1861 में इटली का यूनिफिकेशन हो गया, 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, है ना। 1707 में क्या कहते हैं, ब्रिटेन बन गया। लेकिन जब नेशन बन गए, देश बन गए, तो लोगों के अंदर लालच खत्म नहीं हुआ। नेशनलिज्म बिकेम एग्रेसिव आफ्टर 1871। जब देश बन गए तो सब लोगों को लगने लगा यार अब तो हम देश हैं। अब वहां पे पूरी गवर्नमेंट चलती थी, रूल चलती थी। लेकिन गवर्नमेंट बनने के बावजूद भी लोगों के अंदर ये हुआ कि यार अभी हमारा एम्पायर छोटा है, हमें और दुनिया पे राज करना चाहिए। जैसे ब्रिटेन, याद है ब्रिटेन, ये ब्रिटेन अपने देश में तो था ही, लेकिन इस ब्रिटेन ने इंडिया पे 200 साल कब्जा किया, श्रीलंका पे कब्जा किया, अफ्रीका पे कब्जा किया, यानी और वहां को पूरी तरीके से कंट्रोल किया। ये क्या है, दिस इज द इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है व्हेन एनी कंट्री ट्राई टू कैप्चर अदर कंट्री, दिस इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। एक कंट्री जब अच्छे से बन चुका है, अच्छी नेशनल फीलिंग आ चुकी है, एक अच्छा देश चल रहा है, तो अपने देश को चलाओ ना। लेकिन जब कोई एक देश दूसरे देश पे कब्जा करके उसको कैप्चर करके उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, तो दिस इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म, है ना। धीरे धीरे पहले लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना क्रिएट हुई, नेशनलिज्म से सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर यह था कि नहीं, हमारा एम्पायर और बड़ा होना चाहिए, हमारा कंट्री का रूल और दूर दूर तक होना चाहिए। तो नेशनलिज्म से धीरे धीरे लोग इंपेरियलिज्म की तरफ बढ़ने लगे थे। एग्जाम्पल के तौर में बताता हूं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं आप लोगों को, बाल्कन कंट्रीज के बारे में बताता हूं, है ना। बाल्कन कंट्रीज क्या है, ये जो बाल्कन कंट्रीज है इस जगह पे पड़ते थे। अब ये धीरे धीरे न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट हो रहे थे। अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो वीक होंगे। अब वीक कंट्रीज को कैप्चर करना बहुत आसान होता है। ये जो ब्रिटेन था, ये दुनिया भर के जो कंट्री थे, रशिया थे, बहुत सारे कंट्री थे, वो लगातार ट्राई कर रहे थे कि इस बाल्कन स्टेट पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। पता चले कि उधर से ब्रिटेन कब्जा करने में लगा, पता चले उधर रशिया कब्जा करने में लगा हुआ। अब जब दो लोग एक ही जगह को कैप्चर करने में लगेंगे तो फिर क्या होगी, लड़ाई होगी। तो आप क्या देख रहे हो, एक एरिया को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगे, राइवलरीज इंक्रीज हो गए, युद्ध शुरू होने लगे। और आगे चल करके पता है यही इंपेरियलिज्म की वजह से राजा बाबू 1914 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला, है ना। वर्ल्ड वॉर क्यों चला था, लोग एक दूसरे के एरिया को कब्जा करना चाहते थे, अपना एम्पायर बढ़ाना चाहते थे, अपना दुनिया में कंट्रोल। आज के समय देख लो, ब्रिटेन वो अमेरिका को देख लो, ईरान पे कब्जा करना चाहता है, पता नहीं कहां कब्जा करना चाहता है, वो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म, व्हेन अ कंट्री ट्राई टू कैप्चर अनदर कंट्री।
to make their influence much and more. That is called imperialism. तो ये imperialism क्या होता है? imperialism हमेशा वॉर की तरफ ले जाता है। ये जब सब कुछ अच्छा हो गया उसके बावजूद लगातार अलग अलग कंट्री क्या कर रहे थे, लगातार लगे पड़े थे, उसकी वजह से फर्स्ट वॉर हुआ, है ना। तो एग्रेसिव नेशनलिज्म लेड टू द इंपेरियलिज्म, है ना। क्वेश्चन नंबर इसका भी आंसर दे ही देना। बाकी आज हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा सब कुछ मैंने आपको बताया। नेशनलिज्म क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट यूरोप में कैसे पड़ा, नेपोलियन का क्या रूल था, और फिर यूरोप में नेशनलिज्म कैसे फैले, है ना। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है, रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन जो 1830 से लेकर के 1848 तक हुए वो मैंने आपको बताया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, है ना, ब्रिटेन का स्ट्रेंजर केस वो बताया, विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में बताया, और इंपेरियलिज्म क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से समझी। मैं आशा करता हूं कि आपको चैप्टर वास्तव में वन शॉट में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी मैंने आपको एक सी साथ दे दी कि 17, और एकदम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में दिया है कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1799 में नेपोलियन जो है वो फ्रांस का काउंसिल बनता है ना, फिर नेपोलियन किंग बना, फिर बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ कांग्रेस हुई, यंग इटली 1831 में बना, यंग यूरोप 1833 में बना, जो लेवरिन 1834 में आया, है ना। 1861 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एक ही जगह पे लिख दी। इसके अलावा आपके खास तौर से बोर्ड एग्जाम में यही सारी डेट्स पूछी जाती है, ठीक है। बाकी आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क कहां करना है, कमेंट सेक्शन में। क्या करना है, लिखना, क्योंकि आपकी वन शॉट लेक्चर एकदम कंटिन्यू रहने वाली है। तो पहला लिखना है वन शॉट डे 1 कंप्लीट। दूसरा लिखना है आपको ऑल एमसीक्यूज के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। और तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है, लिखना है आपका राजा बाबू, लड़के हो तो राजा बाबू, लड़की हो तो राजा बाबूनी, अपना नाम डाल देना, है ना। बस इतना सा तुमको काम करना है। बस इससे मुझे पता चल जाएगा भाई लेक्चर तुमने देख लिया, सारा होमवर्क कर लिया, सारी चीजें। एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दे दे रहा हूं। होमवर्क में क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है, व्हाट इज रोमांटिसिज्म, व्हाट इज रोमांटिसिज्म, है ना। रोमांटिसिज्म क्या होता है, इसका आंसर देना है, ठीक है। चलो बाकी बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वन शॉट लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू।